नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। इस मुलाकात को लेकर क्या कहना है उनका, आइए जानते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है, क्योंकि मैंने हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है। और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं, और उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सीटें दे करके ये तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनी है। देखिए, जो ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने वाले लोग हैं, मैंने 4 रोज पहले कहा था, जो यहाँ पर सर्वे की रिपोर्ट आ रही थी, उस सर्वे की रिपोर्ट के अंदर एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। कांग्रेस इस प्रकार का वातावरण बना रही थी, झूठ का बवंडर खड़ा कर रही थी कि हम सत्ता के अंदर आ गए हैं। और मैंने बार बार इस बात को कहा, मेरी कोई भी बाइट आपने देखी होगी, सुनी होगी, मैंने ये बात कही है कि हमने इतना काम किया है पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, और वो साबित हरियाणा के लोगों ने कर दिया है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि इस जीत के प्रति आश्वस्त थे, लेकिन जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता था। उनकी अगुवाई में देश प्रगति कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रहा है। श्रेय है वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसका लाभ किसान को भी मिल रहा है, जिसका लाभ युवा को भी मिल रहा है, और जिसका लाभ महिला को भी मिल रहा है। इस प्रकार की योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने वो हर वर्ग के लिए चलाई हैं। उसका परिणाम है, उन नीतियों का परिणाम है, मोदी जी की लोकप्रियता का परिणाम है। मोदी जी को देश के लोग प्यार करते हैं, मोदी जी को देश के स्नेह करते हैं, और उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से वो आई है। और हरियाणा के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत और सरकार की डबल इंजन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। मैं उन सब कार्यकर्ताओं को भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उनकी मेहनत के कारण हम तीसरी बार सत्ता में आए हैं। हरियाणा की जीत पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी काफी खुश नजर आए। कांग्रेस की जलेबी को लेकर जब नायब सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की जलेबी को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने मजे लिए। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। ये हमारी जो हरियाणा का कल्चर है, हरियाणा की हमारी संस्कृति है, हमारे हरियाणा का जो खान पान है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। कहीं की बर्फी फेमस है, कहीं की अमृति फेमस है, कहीं का घेवर फेमस है, कहीं का हमारा जो घेवर के साथ साथ फिरनी है वो फेमस है। परंतु उनको तो ये मालूम ही नहीं है कि ये चीजें भी फेमस है। वो तो किसी ने उनकी गाड़ी में एक डब्बा रख दिया, और डब्बा रखा तो उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी जलेबी यहाँ बनती है, तो उसको लेकर के वो उतावले हुए हैं थोड़े, उनको मालूम नहीं था। जब शुरू हुई थी तो पवन खेड़ा ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ जलेबियां भिजवाई जाएगी।
नहीं, क्यों नहीं बजवाई? उन्होंने बजवानी चाहिए थी। नहीं, हम बजवा देंगे पवन खेड़ा के यहाँ, हम बजवा देंगे। हमारे माननीय अध्यक्ष जी आप जलेबी पवन खेड़ा के यहाँ और कांग्रेस के यहाँ पहुँचवाइए। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने 48 सीटें जीत ली हैं। बीजेपी ने पिछली बार से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करते हुए इस बार 29 सीटें जीती हैं। बीजेपी ने अपनी सभी सीटें जम्मू रीजन में जीती हैं। इस जीत के बाद क्या कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमर अब्दुल्ला का, आइए सुनते हैं। Look, you can't form a government without meeting the LG. Whoever has to stake claim will have to meet the LG. अगर बिना LG से मुलाकात किए हुए यहाँ हुकूमत बना सकते थे तो हमने 6 साल पहले ही हुकूमत बना ली होती, लेकिन वो सूरत हाल बन नहीं सकती। तो पहले जैसे मैंने कहा लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होने दीजिए, अलायंस की मीटिंग होने दीजिए, उसके बाद जो लीडर तय होता है वो एलजी साहब से वक्त लेके एलजी साहब से मुलाकात करेंगे। वहीं जब उनसे आर्टिकल 370 को लेकर सवाल पूछा गया तो इस सवाल के जवाब में उनका क्या कहना है, आइए सुनिए। मतलब हमारा सियासी मौक़िफ़ बदलेगा नहीं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है इस इलेक्शन से पहले भी कि उन लोगों से उम्मीद करना जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफ़ी है, वो लोगों को धोखा देने के बराबर है। हम लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, इस पर हम बात करते रहेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निज़ाम बदल जाएगा, ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के इस मुद्दे पे बात कर सकेंगे और कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के लिए हासिल कर सकेंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा से हमारा ये रहा है लाएअमल और आगे भी यही रहेगा। तंबोर सीतापुर कस्बे के पुरानी बाजार स्थित रस्तोगी बिल्डिंग में जनरल स्टोर संचालक राशिद का आरोप है कि उसके यहाँ जिस समय लड़कियां ग्राहक आती हैं तो पड़ोस वाली दुकान चला रहे शाहनवाज अश्लील हरकत करता है, जिसकी शिकायत करने पर शाहनवाज मारपीट पर उतारू हो जाता है। इस बार मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित ने मारपीट का सीसीटीवी फुटेज निकालकर कस्बा चौकी पर प्रार्थना पत्र के साथ दिया। इस संबंध में कस्बा इंचार्ज अमित दुबे ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद जांच की जा रही है। सहारनपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ 50 से 55 लाख रुपए की अवैध स्मैक के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि ये लोग बॉर्डर के आसपास के क्षेत्रों और हाईवे पर ढाबों, यमुना किनारे बसे गांव के नशे के आदि युवकों को स्मैक सप्लाई करते हैं। इसमें 2 सप्लायर में से एक ढोलीखाल का हिस्ट्री शीटर और दूसरा थाना बेहट का है, जिसकी वर्तमान में हिस्ट्री शीट खोली जा रही है। इसमें 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो मादक पदार्थों की तस्करी का काम करते हैं। एक 5वें व्यक्ति का भी नाम सामने आया है, जिसको इस मुकदमे में वांछित किया गया है। ये लोग अपराधी किस्म के लोग हैं जो जेल जाते रहते हैं। आपको विदित है जनपद सहारनपुर में लगातार जो मादक पदार्थ के तस्करों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज थाना बिहारीगढ़ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा मादक पदार्थ के तस्करी करने वाले 4 अभियुक्तों को हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से करीब 605 ग्राम अवैध स्मैक, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 50 से 55 लाख रुपए बताई जा रही है, ये आज बरामद की है। इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये जो है क्षेत्र के आसपास बॉर्डर के क्षेत्र हैं और जो हाईवे पे जितने भी ढाबा हैं और आसपास के जो गांव में यमुना के किनारे जो प्रभावित गांव हैं, जहां पे बड़ी मात्रा में जो युवक हैं वो नशे के आदी हैं, उन लोगों को ये सप्लाई करते हैं। और इसी पे आज बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना बिहारीगढ़ पुलिस ने 605 ग्राम स्मैक पकड़ा है। जो अभियुक्त पकड़े गए हैं इसमें से एक जो है कुतुबशेर के ढोलीखाल थाना, कुतुबशेर थाना का हिस्ट्री शीटर भी है, और जो है इसमें 2 लोग हैं वो सगे भाई हैं खिड़का भटकवा थाना बेहट के, जिसमें से कि एक व्यक्ति मुस्तफा जिसके ऊपर 12 मुकदमे है, उसकी भी हिस्ट्री शीट खोली जा रही है वर्तमान में। और जो बचे हुए 2 व्यक्ति हैं ये भी साथ में मिलके इस घटना को अंजाम देते हैं। और इनमें से एक व्यक्ति जो है घाटमपुर का है, जो कि नकुड़ थाना क्षेत्र में, वहां पर भी बड़े मात्रा में जो है मादक पदार्थ के तस्कर जो है उस गांव में रहते हैं।
तो ये चारों का एक गैंग है और ये लोग जो मादक पदार्थ लेते थे वो एक 5वें व्यक्ति से लेते थे, जो कि जिसका नाम प्रकाश में आया और जिसको इस मुकदमे में वांछित भी किया गया। यूपी के सुल्तानपुर में अज्ञात बदमाशों ने आज तड़के एक युवक इच्छानाथ यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली युवक के सिर में लगी, युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं परिवारजन मौके पर पहुंचे, जिनका शव देखने के बाद रो रो कर बुरा हाल है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक सीओ बल्दी राय घटना स्थल पर पहुंचे। आपको बता दें कि घटना बल्दी राय थाना क्षेत्र के अस्करपुर गांव की है। स्थानीय निवासी इच्छानाथ यादव रोज की तरह सुबह उठकर घर से बाहर शौच के लिए गया था। बताया जा रहा है कि युवक जिस स्थान पर शौच के लिए जाकर बैठा था, वहां पहले से ही अज्ञात बदमाश घात लगाए बैठे थे। मौका पाते ही बदमाशों ने युवक पर निशाना साधकर गोली दागी और फरार हो गए। गोलीकांड की खबर जंगल में आग की तरह फैली। स्थानीय लोगों की भारी भीड़ घटना स्थल पर जमा हो गई। वहीं ग्रामीणों ने सूचना पुलिस को दी, जिस पर थाना अध्यक्ष आरबी सुमन दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं एसओ से सूचना मिलते ही सीओ बल्दी राय, सौरभ सांबत और अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह भी मौके पर पहुंच गए हैं। दोनों अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया है। गुस्साए परिवार वालों ने शव को कब्जे में ले लिया है। खबर गाजीपुर से है, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर जश्न मनाया गया। हरियाणा चुनाव में बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और जमकर पटाखे फोड़े। आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया है। मैं सर्वप्रथम हरियाणा के मतदाताओं को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि उन लोगों ने उचित निर्णय और सही समय पर निर्णय लिया है। जिस प्रकार से पूरे देश भर के अंदर माहौल इंडी गठबंधन के द्वारा बनाया जा रहा था, विशेष करके कांग्रेस के लोग जिस प्रकार का वातावरण खराब पूरे देश भर के अंदर कर रहे थे, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद उन लोगों ने जिस प्रकार का हारने के बाद भी जिस प्रकार का वातावरण खराब किया, उन सभी परिणामों के ऊपर यह हरियाणा का चुनाव परिणाम एक तरह से मोहर है। बदायूं की सदर कोतवाली क्षेत्र के छोटी जियारत के समीप अलहम को जाने वाले रास्ते पर बुधवार सुबह 7 बजे के आसपास एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। फिलहाल युवक के शव के पास से एक बैग मिला है। युवक के पास से आधार कार्ड भी मिला है। आधार कार्ड में युवक का नाम फहीम पुत्र सलीम निवासी स्वामी रामनाथ तीर्थ दिल्ली पाया गया। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने युवक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है और परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। रायबरेली में एक बार फिर रेल ट्रैक के साथ छेड़छाड़ की आशंका का मामला सामने आया। ऊंचाहार आरपीएफ इस मामले में मुकदमा दर्ज कर सच्चाई का पता लगाने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि ऊंचाहार आरपीएफ के ज्यूरिडिक्शन में आने वाले इस खंड को लेकर एसओ जीआरपी विनोद कुमार कुशवाहा ने बताया कि सोमवार रात को यहां से गुजर रही मालगाड़ी का कैटल गार्ड रेल लाइन के बिल्कुल करीब पड़े स्लीपर से टकरा गया था। मालगाड़ी के ड्राइवर ने ट्रेन रोककर स्लीपर को किनारे लगवाने के बाद गाड़ी को आगे बढ़ाया था। जीआरपी थाना इंचार्ज विनोद कुमार कुशवाहा के मुताबिक आरपीएफ ऊंचाहार ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है। 3 अज्ञात के विरुद्ध रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू की गई है। आरपीएफ जांच में अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। सहारनपुर के थाना तीतरो में रामलीला कमेटी के सदस्यों के बीच थाने के अंदर ही जमकर मारपीट हो गई। पुलिस मौजूदगी में ही मारपीट होती रही और पुलिसकर्मी मारपीट का वीडियो बनाते रहे। इस मामले में एसपी सागर जैन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 10 से 15 दिन पुराना ये वीडियो है जिस पर कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र की 17 वर्षीय युवती का शव 11 दिन बाद सरेनी कोतवाली की गंगासो पुलिस ने गंगा नदी से बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि प्रेमी ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर 26 सितंबर की रात में युवती का रेप किया। उसके बाद जब युवती घर जाने की जिद करने लगी तो तीनों ने मिलकर उसकी पहले बेरहमी से हत्या की, फिर एक बड़े बोरे में 2 बड़े बड़े पत्थर भरे, उसी में शव को भरकर कार में रखकर रात में रायबरेली जिले के गंगासो गंगा पुल पर पहुंचे और शव गंगा नदी में फेंक दिया था। 11 दिन में गंगा नदी का जलस्तर कम होने के बाद हत्यारों की ये करतूत सामने आई है। लखीमपुर खीरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चुनाव अब जंग का अखाड़ा बन चुका है।
विधायक और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी पति आमने सामने आ गए हैं। सदर विधायक योगेश वर्मा और बार संघ अध्यक्ष अवधेश सिंह मारपीट पर उतारू हो गए। विधायक ने मारपीट में कुर्ता फाड़ने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि कल बैंक चुनाव की मतदाता सूची फाड़े जाने पर विधायक ने आपत्ति जताई थी। आज दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। पुलिस के सामने सदर विधायक योगेश वर्मा मारपीट पर उतारू हो गए। शहर के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सामने ये बवाल हुआ है। मथुरा में बाल मजदूरी का बोलबाला। ठेकेदार मनमानी कर बच्चों से करा रहे बाल मजदूरी। बच्चों से शोभा यात्रा, बारात और बिजली के कामों में मजदूरी कराई जा रही है। मथुरा में बाल श्रमिकों के मामले को लेकर जिलाधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि ये एक लीगल समस्या है। शोभा यात्रा, बारात, बिजली का कार्य या फिर अन्य कोई इवेंट हो, उनके परिवार वाले बच्चों को बाल मजदूरी करने के लिए भेज देते हैं, जबकि 14 साल तक बच्चों को पढ़ाने के लिए नियमावली है। ऐसे में ये एक बड़ी लीगल और बहुत बड़ी समस्या है। सरकार ने बच्चों के लिए सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, मिड डे हो या फिर अन्य कोई भी योजना हो। ह्यूमन रिसोर्स को भी लगाया गया है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को निर्देश दिया गया है और उनसे कहा है कि सभी टेंट वाले, बिजली वाले या अन्य कोई भी कार्य बच्चों से लिए जाने वाले संबंधित लोगों को बुलाकर उनके साथ एक वार्ता की जाए और उनको जरूरी निर्देश दिए जाएं। अगर इस तरह की कोई बच्चों को कार्य कराता पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक लीगल समस्या के साथ साथ सामाजिक समस्या भी है। तमाम लोग अपने बच्चों को ऐसे कार्यों में लगाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बताएं, तमाम शोभा यात्राएं निकलती हैं, बैंड बाजे बजते हैं। कई बार देखने में आता है कि उसमें बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है, जो कि लीगली पूरी तरह से गलत है। हर बच्चे को एक उम्र होती है कि 14 साल तक उसके पढ़ने को है, उसको पढ़ाई लिखाई पे लगाया जाना चाहिए। इसलिए सरकार ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। फीस निःशुल्क है, मिड डे मील मिल रहा है, किताब कापी मिल रही, सारी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जा रही है। और ह्यूमन रिसोर्स किसी भी सिस्टम के लिए एक असेट होता है। तो इस तरह की कई बार शिकायतें मिलती रहती हैं। अभी मैंने जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं उनको निर्देश दिया है कि जितने हमारे टेंट हाउस वाले हैं, जितने लाइट वाले हैं और जितने बैंड वाले हैं, इनकी बैठक अलग अलग बुलाएं और इनको निर्देश दें कि अगर किसी भी शोभा यात्रा में या किसी भी बैंड में बच्चे अगर हमें दिखाई पड़ेंगे तो उनके खिलाफ जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशन उसके तहत कठोर जाएगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए श्री न्यूज।